मेरा नाम परीक्षित खटाना है और मैं 2020 बैच का आईएएस ऑफिसर हूँ और अभी जनपद में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई है और लगभग 1 साल मुझे आपके जनपद में हो गया। और जो ये ड्यूरेशन है ये हमारे इसमें इसको डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग का पार्ट बोलते हैं। तो मेरी जॉइनिंग 2020 में हुई। उसके बाद 6 महीने हमें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में जाना होता है, लबासना जिसको बोलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों की जब वहाँ ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके बाद हमें डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए अटैच किया जाता है 1 साल। तो मेरा जो कैडर है वो यूपी कैडर मुझे अलॉट हुआ। उसके बाद श्रावस्ती में ट्रेनिंग हुई और उसके बाद अब ट्रेनिंग के बाद फिर हमको एज ए जॉइंट मजिस्ट्रेट हम कहीं ज्वाइनिंग करेंगे। उससे बीच में भी फ़ेज़ 2 एक ट्रेनिंग होती है 1 महीने की। उसके बाद आपको दिल्ली भी 3 महीने के लिए जाना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मेरा असम्पशन ये है कि आप सब लोग यूपीएससी या जो स्टेट पीसीएस है उसके आप सब लोग एस्पिरेंट होंगे। कितने लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं? आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और कितने हैं जो अभी है ग्रेजुएशन में? आप हैं। और बाकी जो बचे हुए? अच्छा, तो आप इंटर का एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं। आप सभी लोग जो बाकी बचे हुए हैं, आप कौन सा? अच्छा, ठीक है। देखिए, पहले मैं आपको मतलब बेसिक्स कोई बता सकता है कि यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, है ना। तो यूपीएससी की स्थापना एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई थी और उसके पीछे कारण यही था कि जब आईसीएस पहले होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस का कॉन्सेप्ट ये था कि जो आज आप सर्विस को जो देखते हैं, चाहे आईएएस है, उस ज़माने में आईसीएस होती थी जो आज आईएएस हो गई, और पुलिस सर्विस होती थी जो आज आईपीएस हो गई। तो दोनों अलग होते थे। तो इसकी शुरुआत पहले तो बहुत समय तक ये रहा कि इसके जो सिलेक्शन होते थे वो ब्रिटिश टाइम्स में, वो लंदन में एग्ज़ाम होते थे। लेकिन फिर काफ़ी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने डिमांड रखी कि हमारे यहाँ के लोग भी सिलेक्ट हो। इनिशियली उनको लोअर सिविल सर्विसेज में रखा जाता था, फिर बाद में उनको जो आईसीएस था उसके लिए भी। तो पहले आप लोगों ने पढ़ाई होगा सच्चिदानंद सिन्हा और ये सब लोग जो पहले वो हुए सेक्रेटरी। हाँ, वो उन्होंने 1922 के आसपास उन्होंने निकाला था। उससे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर भी एक थे, हाँ, जिन्होंने मतलब सबसे पहले इस एग्ज़ाम को निकाला था। ठीक है, तो मैं आपको बहुत मतलब बेसिक चीज़ें मैं बताता हूँ। जैसे ये जो यूपीएससी की फुल फॉर्म है, इसी में से मैं आपको बताऊँ कि आपकी स्ट्रेटजी का क्या होता है। पहला पार्ट ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग, दिख पा रहा है सब किसी को? वैसे समझने की चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग सिलेबस। ठीक है, आप जब यूपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ सिलेबस मिलेगा यूपीएससी का। तो जो भी लोग इच्छुक है इसमें, वो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी का सिलेबस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसको समझे उस एग्ज़ाम को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत बड़ा सिलेबस है और उसको अगर आपको उसमें ऑप्शनल भी चूज़ करने होते हैं। मेरा शायद सबको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मालूम होगा कि कितने पेपर होते हैं, मैं अभी उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि अंडरस्टैंडिंग सिलेबस, ये आप मान लीजिए कि प्रैक्टिस इन टेस्ट वाला कंपोनेंट जो होता है यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें, या फिर जब आप फाइनली पर्सनालिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम मॉक इंटरव्यू वगैरह जो बोलते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होती है स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। सभी लोगों की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। मेरी अपनी थी, जो हमसे पहले या हमारे साथ जिन लोगों ने एग्ज़ाम निकाला, उन सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी। मतलब स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से उस एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं, आप किस तरीके से अपनी पढ़ाई को प्लान करते हैं, वो सब चीज़ों की एक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है,
और ये C का मतलब है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कि प्रतिस्पर्धा करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आप ये बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जाइए यूपीएससी की वेबसाइट पर, वहाँ सिलेबस का जो यूपीएससी की जो नोटिफिकेशन जारी होती है हर साल, उसमें नीचे सिलेबस भी अटैच होता है। ठीक है, सिलेबस अटैच होता है आपके जीएस का, आपके ऑप्शनल एग्ज़ाम्स का, आपके प्रीलिम्स का, उसमें लिखा होता है कि किस किस प्रकार से एग्ज़ाम का पैटर्न है। तो आप सब लोगों को जो सिलेबस है उसको पहले समझना है। उसके बाद जब आप सिलेबस समझ लेते हैं तो वैसे आपको एक अपनी स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करनी है कि मैं किस तरीके से एग्ज़ाम को अप्रोच करूँगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट करते हैं, उनका आउटपुट थोड़ा होता है, कुछ लोग होते हैं थोड़े कम में। लेकिन मेरा मानना है कि एक ऑप्टिमम टाइम होता है इसका कि आप दिन में 8 से 10 घंटे मतलब डेडिकेटेडली तैयारी को दें। ठीक है, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको 8 से 10 घंटे अगर आप देंगे तो उससे आपको मतलब सिलेबस कवर करने में बहुत आसानी होगी। मैं लगभग नॉर्मली इतने घंटे पढ़ता था, बाकी टाइम रेस्ट करना या मेडिटेशन या अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिसिंग टेस्ट। यूपीएससी का क्योंकि नेचर कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ चुकी है। आप मान लीजिए अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो आप सोचेंगे कि क्या लगभग 10 लाख के आसपास लोग उसमें अप्लाई करते हैं हर साल। ठीक है, इतने एप्लीकेशंस आते हैं। जब अपीयरेंस मतलब जब प्रीलिम्स के बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो लगभग 12,000 होते हैं 10 लाख में से। ठीक है, उन 12,000 में से लगभग आपके 2,500 के आसपास लोग इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उस 2,500 में से लगभग 800 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। उन 800 में से लगभग 180 लोग आईएएस बनते हैं उन 800 में से। तो आप 10 लाख में से आपको 180 में आना होता है। तो आप अगर ऑटोमेटिकली इसको देखेंगे तो बहुत मतलब आपको लगेगा कि क्या नंबर्स है ये। ठीक है, ये खाली आईएएस का नंबर है, बाकी सर्विसेज होती है आपकी आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरएस आईटी है, आईआरएस कस्टम है, आपकी आईआरटीएस है, आईएफएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ऐसे 24 ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो उसमें 24 सर्विसेज होती हैं। जो लोग प्रीलिम्स स्टेज को पार करते हैं, प्रीलिम्स नहीं जो मेंस को पार कर लेते हैं, उसके बाद उनको एक फॉर्म भरना होता है, उसको बोलते हैं डेफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, उनके प्रोफेशन क्या है, ठीक है, आपकी सर्विसेज की प्रेफरेंस क्या है। कुछ लोग होते हैं जो आईएफएस को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट फॉरेन अफेयर्स में होता है ना, जो भारत के राजनयिक संबंध है बाहर के देशों से उन सब में। कुछ लोग होते हैं जो आईपीएस को पहले पे रखते हैं, जैसे मैंने आईएएस को रखा था। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है सर्विस के हिसाब से। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप उसको करेंगे। और उसको जब आप अपना ये सब एक डिसाइड कर लें, उसके बाद आपको क्या क्या करना है मैं अब आपको वो बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक आपको सबको समझ में आया बेसिक क्या है एग्ज़ाम का, है ना सर? जी। ये जो सारे मतलब कि आईएएस है, आईपीएस है, तो इसका जो ट्रेनिंग होता है सर लवासा और हैदराबाद में होता है कि और भी? नहीं, इसका क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन कोर्स जो होता है, ट्रेनिंग के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फाउंडेशन कोर्स, एक होता है प्रोफेशनल कोर्स। तो जो फाउंडेशन कोर्स होता है वो लवासा में होता है सभी सर्विसेज का, और जो प्रोफेशनल कोर्स होता है आईएएस को छोड़ करके बाकी किसी का लवासा में नहीं होता। क्योंकि जो लवासा है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अकेडमी है, प्रशासनिक अकेडमी है। वो जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो आईपीएस बनते हैं उनका होता है हैदराबाद में। जो आईआरएस बनते हैं आईटी उनका होता है आपके नागपुर में। जो आईआरएस कस्टम होते हैं उनका होता है फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो ऐसे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अपनी अपनी पेरेंट अकेडमीज़ हैं। जैसे आईआरटीएस का आपका वडोदरा में होता है, गुजरात में। ठीक है, तो उन सब का अपनी अपनी अकेडमीज़ होती हैं। बस फाउंडेशन कोर्स एक जगह होता है, फाउंडेशन कोर्स कॉमन है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स, क्योंकि उसमें आपको प्रोफेशन से संबंधित बातें बताई जाती हैं। तो क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से जो लवासा है वो आईएएस की अकेडमी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की। उस समय आईसीएस होता था।
बाकी पुलिस की एकेडमी है वो हैदराबाद में है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अकेडमीज होती है। जब आप फाउंडेशन कोर्स ख़त्म करते हैं तब आपको उसी सर्विस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो जब हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स ख़त्म हुआ तो हमें खाली IAS के बारे में बताया गया, फिर हमें दूसरी सर्विसेज के बारे में नहीं बताया जाता। फाउंडेशन कोर्स कॉमन होता है, उसमें आपको हर सर्विस के बारे में बताया जाता है, क्या क्या कंट्री के चैलेंजेस हैं, इकॉनमी के क्या चैलेंजेस हैं, आपके जो विदेशी संबंध है बाकी कंट्रीज से उनके क्या चैलेंजेस हैं, तो ये सब चीज़ें, टैक्सेशन में क्या चैलेंजेस है, ये सब चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग जब जो बहुत सीरियस है प्रिपरेशन के लिए उसको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, पहला जैसा मैंने बताया था इम्पॉर्टेंट है सिलेबस को पढ़िए। ठीक है, सिलेबस को पढ़ने के बाद मैं जब अपनी पढ़ाई किया करता था तो मेरी तो ये स्ट्रेटजी होती थी कि जिस टेबल पे मैं अपने कमरे में पढ़ता था तो वहीं आसपास सिलेबस हमेशा रखा होता था, ताकि जब मैं कोई चीज़ मुझे देखनी हो या मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब लगातार पढ़ते रहते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आपका गिरने लगता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आप जब चाहे स्कूल एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप अपना कॉलेज के एग्ज़ाम्स देते हैं, या फिर आप UPSC या UPPSC जैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका एक स्टेज के बाद लो होने लगता है। तो टू फील कॉन्फिडेंट दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक, उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सिलेबस को पढ़ते रहें, देखते रहें। ठीक है, दूसरा चीज़ जो आज का बहुत बड़ा इशू है, सोशल मीडिया नो प्रेजेंस, मैं तो यही कहूँगा नो प्रेजेंस, क्योंकि मैं अपनी तैयारी के दौरान मैं सोशल मीडिया वगैरह पे कहीं एक्टिव नहीं था। ठीक है, उसका कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होना ख़राब बात है। कितने लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ़ यू मस्ट हैव योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, है ना। फेसबुक होगा या इंस्टाग्राम या ट्विटर या स्नैपचैट, जो भी है। सोशल मीडिया पे प्रेजेंस से क्या होता है, और मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ बताता हूँ कि जब आपके जो साथी होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बड़े होंगे या आप किसी को फॉलो करते होंगे, कि सोशल मीडिया की जो ज़िंदगी है ये काफ़ी, जिसको कहते हैं ना प्रिटेंशियस, मतलब दिखावे वाली ज़िंदगी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं बैठ करके, आपने सोशल मीडिया अकाउंट खोला, आपकी कोई दोस्त है या आपकी बहन है या आपकी कोई मित्र है, वो कहीं घूमने गए हुए हैं, आपने सोशल मीडिया अकाउंट खोल के देखा, अरे यार ये तो घूमने गए हुए हैं, मैं यहाँ अपना मतलब अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा हूँ, मैं मेंटल प्रेशर में हूँ, ये है वो है, तो आपको बहुत ख़राब फील होता है। तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन वो अफेक्ट होती है। दूसरा क्या होता है कि बहुत कई बार क्या होता है कि इसका मतलब मैंने इसके बारे में पढ़ाई की, नेटफ्लिक्स पे एक वो भी है, तो उसमें मैंने ये पढ़ा था कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं तो फिर आपके दिमाग में हमेशा एक बात अटकी रहेगी, अरे इस पर कितने लाइक्स आए होंगे या कितने कमेंट्स आए होंगे या कितने लोगों ने कहा होगा कि कितनी अच्छी फ़ोटो है आपकी, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सिंगल माइंडेडली उस पर फोकस होकर तैयारी कीजिए, है ना। उसमें ये नहीं कि आप सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम करेंगे तो और वो एक लूप बन जाता है, मतलब एक साइकिल बन जाती है, आप उसी में घूमते रहते हैं। फिर आपको लगता है अच्छा आप आज देखता हूँ आज मेरी दोस्त कहाँ गई है, आज मेरा फ्रेंड कहाँ गया है, फिर आप देखते हैं, फिर आपको अच्छा बुरा लगता है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। तो मेरी सजेशन तो ये होगी जब आप उस प्रिपरेशन को कर रहे हैं तब सोशल मीडिया पे एक्टिव ना रहें। ठीक है, अपना फोकस अपनी बुक्स पे ही रखें, अपनी किताबों पे रखें। तीसरा जो मैंने आपको बताया था टेस्ट वाली चीज़, टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इससे आपको जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप क्या सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका असेसमेंट होता है। ठीक है, आपका असेसमेंट होता है। अब कई बार ये होता है कि हम पढ़ते जाते हैं, जब हम टेस्ट लगा के देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत कम मार्क्स आए। ठीक है, तो मैं भी, हम सबके साथ ये होता था, मेरे साथ भी ये होता था कि कभी क्या करता था कि किसी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का मैंने टेस्ट लगाया और मेरे मार्क्स कम आ गए, तो मैं भी मतलब दिक्कत में मुझे फील होती थी कि, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है कि मान लीजिए मैंने 4 सब्जेक्ट का टेस्ट लगाया, इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पता चला कि मेरे ज्योग्राफी और इसमें अच्छे मार्क्स आ रहे, इकोनॉमिक्स में कम आ रहे, तो मुझे आइडिया होगा कि मेरी कहाँ कमजोरी है प्रिपरेशन में। तो इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हैं तो उस दौरान जब आप टेस्ट लगाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आपकी
कहाँ कहाँ कमियाँ हैं या कहाँ कहाँ आप अच्छे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम आप दे सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए टेस्ट लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप तैयारी शुरू करें तो आजकल तो क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट आ चुके हैं, है ना, आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे विजन IAS और बहुत सारी संस्थाओं के ऑनलाइन टेस्ट हैं, ठीक है। तो टेस्ट लगाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिए। ये तो हो गया आपका मतलब जो बेसिक चीज़ है, अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको एक आइडिया होता है। एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो होता है वो होता है न्यूज़पेपर रीडिंग, या आप कह लीजिए करंट अफेयर्स। जब आप लोग तैयारी करेंगे तो इस चीज़ को, और तैयारी की बात नहीं है क्योंकि हम सब आप पढ़े लिखे बच्चे हैं और कोई ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट होने वाला है, या कोई अभी इंटर से ग्रेजुएशन में जाएगा, तो बीइंग अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, हम सबको इस देश में जो भी हालात है, जो भी चल रहा है, इकॉनमी में क्या है, पॉलिटिक्स में क्या है, ठीक है, या आप मान लीजिए किसी और फील्ड में कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या आ रही हैं, हमें एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका जो बेस्ट सोर्स है वो है न्यूज़पेपर आपका, ठीक है। आप अपने मीडियम के हिसाब से, जैसे क्योंकि मेरी इंग्लिश मीडियम में हमेशा पढ़ाई हुई है, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ा करता था, इंडियन एक्सप्रेस। आप हिंदी में मेरे हिसाब से दैनिक जागरण सबसे अच्छा न्यूज़पेपर होगा, तो दैनिक जागरण आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक और सोच बताता हूँ, आजकल आप YouTube पे जाएंगे तो आपको एक चैनल है संसद TV, ये पार्लियामेंट का चैनल है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है। पहले 2 चैनल हुआ करते थे, लोकसभा TV, राज्यसभा TV, अब ये एक चैनल हो गया संसद TV। जब आप संसद TV के YouTube पेज पे जाएंगे, उनके चैनल पे जब आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स पर लोग डिस्कस करते हैं। जैसे डेली न्यूज़ वो लोग डिस्कस करते हैं कि डेली क्या हो रहा है, फिर वो लोग डिस्कस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया तो वो उसको डिस्कस करेंगे कि इस जजमेंट के क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे, और किस तरीके से सरकार को अफेक्ट करेगा, हमको आम नागरिकों को अफेक्ट करेगा। तो आप जब उसको आधे घंटे की आप उनकी वीडियो देखेंगे तो आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो भी करंट में चल रहा होगा। तो सभी लोग ये आदत डालें कि संसद TV पे आप लोग जाइए और देखें, और उसमें बहुत ही विद्वान लोग आते हैं, एक्सपर्ट जो होते हैं। जैसे अगर कोई मिलिट्री का टॉपिक है तो जो कोई बहुत बड़े लेफ्टिनेंट जनरल होंगे या उस रैंक के अधिकारी होंगे वो आते हैं। कोई मान लीजिए किसी ट्रेड से संबंधित है, जो कोई सीनियर IAS ऑफिसर होंगे, जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे, वो आएंगे। तो इस तरीके के सीनियर अधिकारी आते हैं, तो उन लोगों की जो आप मान लीजिए कि इतना साल का एक्सपीरियंस होता है वो आपसे साझा करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे सोर्सेज जो आप टाइम स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया या किसी और पे, उस टाइम को आप इस चीज़ को देखने में अगर स्पेंड करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। जब मैंने एग्ज़ाम निकाला था उस समय राज्यसभा TV चलता था, तो मैंने राज्यसभा TV में रोज़ देखता था। सुबह नाश्ते के टाइम 9 बजे राज्यसभा TV की न्यूज़ आती थी, फिर शाम को डिनर के टाइम फिर मैं राज्यसभा TV देखता था। तो उससे डिनर भी हो जाता था और साथ साथ मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो भी कवर हो जाती थी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप लोग इस हिसाब से इसको कवर कीजिए। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ है, उसको मैं डिटेल में थोड़ा आप लोगों को बताऊंगा, यहीं लिख देता हूँ, वो है नोट मेकिंग। कि आप लोग इतनी सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं एग्ज़ाम में, तो नोट मेकिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब आप किसी टॉपिक को कवर करेंगे तो कैसे कवर करना चाहिए। मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट का हम टॉपिक उठाते हैं,
जैसे यूक्रेनियन क्राइसिस के बारे में कितने लोगों ने सुना है? यूक्रेन में क्या चल रहा है? युद्ध चला हुआ है ना इस समय, रूस और यूक्रेन पे। तो जब आप यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं तो आप कैसे उस चीज़ को पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यूक्रेनियन क्राइसिस, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। अब जो आप अगर एक नॉर्मल सिटीजन की तरह देख रहे हैं तो आप हो सकता है ये देखेंगे कि इट्स अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। थोड़े और अवेयर होंगे तो आप ये देखेंगे कि क्यों हो रहा है, तो आप देखेंगे कि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो को लेकर के विवाद था। यूक्रेन नेटो ज्वाइन करने जा रहा था, रशिया कहता था कि आप नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे, हमारी सिक्योरिटी को खतरा होगा, इससे संबंधित विवाद था। अच्छा, जिन लोगों को थोड़ा और पता होगा वो पता करना चाहेंगे कि नेटो क्या है, ये क्या है, ठीक है। हाँ, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप जब यूपीएससी के एस्पिरेंट होते हैं आप इस चीज़ को तो जानेंगे ही, आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोग लेके रखेंगे कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में है। अब आप लोग ये देखेंगे कि नेटो है क्या चीज़, ठीक है। व्हाट इज़ नेटो, ठीक है। हाँ चंद्रमौली जी, हेलो। यार मैं अभ्युदय की क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ आज व्हाट इज़ नेटो, ठीक है। पूछना है आपको कुछ? हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे अप्रोच करेंगे उस टॉपिक को, ठीक है। मतलब जब आप तैयारी कर रहे होंगे किसी टॉपिक की तो नोट मेकिंग का क्या होता है, आप ये सब चीज़ें जानेंगे, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे कि वाई जॉइनिंग नेटो वाई यूक्रेन जॉइनिंग नेटो इज अ थ्रेट टू रशिया, कि क्यों यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने से रशिया को खतरा होगा, रशिया का ये स्टैंड क्या है। ये एक पक्ष तो ये हो गया। अब इस क्राइसिस का जो प्रभाव है वो हम पर क्या है। अल्टीमेटली तो आप अपने देश का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भारत से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आपके पास आएंगे, तो भारत पे इसका प्रभाव क्या है, ठीक है। भारत पे कैसे प्रभाव होगा, आपके जो है आपकी अर्थव्यवस्था पे होगा, है ना। आपकी जो है राजनयिक संबंध जो होंगे किसी और कंट्री से उन पे होगा, है ना। फिर अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव होगा, महंगाई आप देख ही रहे हैं इस समय, एक उसी का इम्पैक्ट है महंगाई, है ना। उसके बाद आपका जो पैसा होता है इंटरनेशनल मार्केट में उसका कितना प्राइस है, कम ज़्यादा होते रहता है डॉलर के सापेक्ष, है ना। तो जैसे इस समय उसके प्राइस में गिरावट आ जाएगी, गिरावट आएगी तो आपके देश में अंदर महंगाई और बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपके राजनयिक संबंधों पे क्या होगा, यूएस के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, अमेरिका के साथ, रूस के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ठीक है। तो जब भी आप यूक्रेनियन क्राइसिस पे अपने नोट्स बनाएंगे या कुछ देखेंगे तो आप ये सब चीज़ें उसमें रखेंगे। इसको कहते हैं इंटरलिंकेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स और टॉपिक्स, कि आपने इसी में इसको कवर किया, इसी में आपने नेटो को कवर भी कर लिया, इसी में आपने देखा कि इस चीज़ का प्रभाव क्या होगा, है ना। इसी में आपने भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव होगा।
भारत के राजनयिक संबंधों पे इसका क्या प्रभाव होगा। ये सारी चीज़ें आपने एक टॉपिक में कवर की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी टॉपिक कवर करेंगे ना, यूपीएससी फॉर एग्जांपल आप स्टेट सिविल सर्विसेज के में एग्ज़ाम में भी, तो टॉपिक को कवर करने का तरीका ये है, क्योंकि आप ये मान के चलिए जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम बनाते हैं वो इतने समझदार होते हैं कि वो सीधे नहीं पूछेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच क्या स्थिति है, क्या लड़ाई है वो बताइए। वो ये पूछेंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव है उनको बताइए। या वो फिर पूछेंगे कि नेटो क्या है, नेटो का गठन कब हुआ, यूक्रेन के नेटो ज्वाइन करने से रूस को क्या खतरा हो सकते हैं, उसका उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब किसी भी आप टॉपिक को जब कवर करते हैं तो इसको बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक। मतलब आप एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, मतलब पूर्णतः आप उसको कवर करते हैं, है ना। ये समझ में आया। अब इसमें ये तो होगा कि आप टॉपिक को कैसे कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी नोट मेकिंग की एक स्ट्रैटेजी होती थी। आप लोगों ने A4 साइज़ पेपर तो देखा होगा, है ना, जो आपका नॉर्मल एक पेपर होता है, जैसे ये A4 साइज़ पेपर है जो इनके पास है। तो मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिवर सिस्टम इन इंडिया, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। किसी भी टॉपिक पे मैं, ये स्ट्रेटजी मेरी होती थी कि मैंने उस टॉपिक को पढ़ा। जैसे आप ज्योग्राफी की, जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं इनिशियली, बेसिक जो आपका होता है एनसीईआरटी बुक से होता है ना। तो मैं क्या करता था कि मैंने उसको पढ़ा, तो इसी A4 साइज़ पेपर पे मैं पूरे चैप्टर को समराइज़ करता था, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता, जैसे चैप्टर में जो भी चीज़ें हैं इसी पेपर के आगे पीछे, आगे प्लस पीछे मैंने उसको ख़त्म कर दिया पूरे चैप्टर को एक ही पेपर शीट पे, अपनी राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में, अपने हिसाब से छोटी छोटी राइटिंग्स में, ताकि जो मैं ही समझ पाता हूँ, जो दूसरा कोई देखेगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगी। मुझे इसलिए आएगी क्योंकि मैंने अपनी राइटिंग में लिखा, प्लस मैंने वो पढ़ी थी पहले चीज़, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है आपका। अच्छा, ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप इसको एक ही पेपर में ख़त्म करें। आपको लगेगा नहीं 2 में कर देता हूँ, थोड़ा बेहतर साफ़ होगा, नहीं, आप उसको एक ही में ख़त्म करें। जब आप एंड टाइम पे, जब एग्ज़ाम बहुत पास होता था और इतना यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको, मतलब मेरे हिसाब से सिलेबस पढ़ने में 1-2 दिन लग जाएंगे, मतलब प्रॉपरली अगर आप उस चीज़ को देखेंगे। लेकिन जब आप एंड टाइम पे, जब आपके एग्ज़ाम पास आ जाते हैं, मान लीजिए 3-4 दिन एग्ज़ाम में बचे हैं और आप चीज़ें रिवाइज़ कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आप अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं समटाइम्स, आपको लगता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। मुझे याद है कि जब मैं अपना फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने 2 अटैम्प्ट्स दिए यूपीएससी के अपने कॉलेज के बाद। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, सेकंड अटैम्प्ट में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो जब फिल्म से 1 रात पहले मैं दोनों बार नहीं सो पाया था पूरी रात, ईमानदारी से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। पूरी रात मैंने 1 मिनट के लिए भी मैं आँख नहीं बंद कर पाया था, इतनी मुझे घबराहट हो गई थी। और अगले दिन एग्ज़ाम था, फिर मैं सुबह सुबह गया, नहाया, मुँह धो के, ठीक है। हाँ, मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, हिंदू कॉलेज से, आपने सुना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, तो हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज है, तो मैंने हिंदू कॉलेज में किया था, तो मैं दिल्ली में ही रहता था। तो सेंटर, जैसे मान लीजिए कि आप 30 किलोमीटर, 15-20 किलोमीटर दूर था, दिल्ली में ही था सेंटर। तो
सुबह सुबह उठ के फिर वहाँ जाना और ये सब। तो मैंने तो एक ट्रिक ढूंढी थी, रेड बुल होती है ना, एक एनर्जी ड्रिंक एक होती है, जब जो लोग खेलते हैं वो उसको यूज़ करते हैं। हाँ, मतलब आपके ब्लड में, आप वो आपके ब्लड में क्या होता है कि आपको शुगर रश हो जाता है तो आप एनर्जी फील करने लगते हैं। तो मुझे तो ये था कि 2-3 घंटे मुझे किसी तरीके से अपनी आंखें खोल के रखनी है, क्योंकि अदरवाइज़ आप सोए नहीं है तो आपका दिमाग भी अच्छे से काम नहीं करता, और एग्ज़ाम का प्रेशर होता ही है तो और ज़्यादा काम नहीं करता। तो मैं रेड बुल पी के मैंने अपना पेपर दिया था, ठीक है। तो मेरा तो मतलब हो गया था, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आती हैं जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप एग्ज़ाम के बहुत पास होते हैं ना, तब आप किताबें खोल के नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अपनी जो शीट बनी हुई है, जैसे मैं क्या करता था कि मैंने एक चैप्टर पढ़ा ज्योग्राफी की बुक में, तो जो पहला पेज है उसी पे मैं उसको स्टेपल कर देता था नोट बनाने के बाद। मेरी क्योंकि यहाँ किताबें नहीं आता, अगर किताबें होती तो मैं आपको दिखाता कि उसमें मैंने कैसे किया हुआ है। अब भी मेरी मतलब किताबें वैसे ही रखी हुई हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें पहले ही पेज पे मैं उसको स्टेपल कर देता था। तो जब एंड टाइम पे जब मुझे पढ़ना होता था तो एंड में मैं इसी पेज को पढ़ता था बस। तो इससे क्या होता था कि पूरे चैप्टर में क्या है मुझे पता होता था। तो आप हर टॉपिक का, जो भी आप टॉपिक पढ़ें, हर टॉपिक का आप ऐसा प्रिपेयर करके रखें। इससे क्या होगा कि आपको बीच में भी जब कभी रिवीजन करना होता है, आपको पता होगा कि किस तरीके से मुझे रिवाइज़ करना है, क्या करना है, और आप उसी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, किस चैप्टर में क्या था, क्या क्या मैंने पढ़ा था, है ना। तो हमेशा ऐसे उसकी तैयारी करें। और किसी भी टॉपिक पे, ये तो ज्योग्राफी का हो गया, मान लीजिए हिस्ट्री का है टेम्पल आर्किटेक्चर, जो मंदिरों के जो होते थे, द्रविडियन है, नागरा है, इस तरीके से साउथ इंडियन स्टाइल है, ईस्टर्न स्टाइल है, मुग़ल आर्किटेक्चर अलग था, ब्रिटिश आर्किटेक्चर अलग था, एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर अलग था। तो इस तरीके से कोई भी टॉपिक हो आप उसको इसी प्रकार से प्रिपेयर करें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक वो बताता हूँ, www.cscwiki.org, ठीक है, 3 बार W है, उसके बाद cscwiki.org, या आप मेरा नाम डालेंगे उस पर गूगल में तो भी आपको आएगा, एक जगह कहीं होगा। तो मैंने इस पर अपनी स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की थी या कैसे कैसे मैं नोट्स बना, उसमें मेरे नोट्स का सैंपल भी है 1-2 कि किस प्रकार मैंने A4 साइज़ पे नोट बनाया हुआ है, A4 साइज़ शीट पे, है ना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसमें जाइएगा, और इसमें जाने के बाद मेरा नाम अगर आप सर्च करेंगे PARIKSHIT परीक्षित खटाना, इसमें जाना, इसमें जाने के बाद टॉपर्स का एक कॉलम होगा, उसमें जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी जो स्ट्रैटेजी थी वो आप मतलब उसमें आ जाएगी। तो आप उसमें राज्यसभा टीवी में मेरा नहीं हुआ, 1-2 में हुआ है, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन से टीवी है। तो आप अगर इसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या इसमें मैंने अपने मैं जो बता रहा था ना आपको, इसमें मैंने ये सैम्पल्स भी डाले हैं कि कैसे है, इंटरव्यू में क्या करना होता है, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, तो सारा उसमें है कि किस टॉपिक पे मतलब कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी थी, क्या क्या न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ रहा था, तो सब कुछ उसमें है, ठीक है। थोड़ा ये होगा कि इंग्लिश में है वो, तो थोड़ा आप अपने हिसाब से उसको समझ करके, है ना, थोड़ा आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया नोट मेकिंग का तरीका, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ कि आपको कवरेज ऑफ सिलेबस, और ये मेरी स्ट्रेटजी थी, तो आप लोग अपने हिसाब से अपनी बना सकते हैं, वो सबकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेटजी होती है। जैसे मान लीजिए आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं,
मोटे मोटे तौर पे एक एक करके बताइए क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, नाम लेते रहिए। हाँ, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हाँ, पोल साइंस, हाँ, बायोटेक, वेरी गुड, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हाँ, एथिक्स हो गया, एथिक्स मेंस में होता है, ठीक है। आपका इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे आपके स्ट्रेटजी के उससे बता रहा हूँ, है ना, डेमो के तौर पे। मान लीजिए आपको इकोनॉमिक्स में करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही होते हैं, आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स भी पढ़नी होती हैं, है ना, बुक्स हो गई। ऐसे ही आपको हिस्ट्री में बुक्स पढ़नी होंगी, इसमें आपको फिर से बुक्स प्लस करंट अफेयर्स आपका हो गया। बायोटेक में आपका करंट अफेयर्स प्लस कुछ स्टैंडर्ड कंटेंट आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इसमें भी पढ़ना होगा। आर्ट एंड कल्चर में आपको कुछ बुक्स प्लस करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है वो सब। ज्योग्राफी में भी यही सेम आपका है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आपका करंट है प्लस बेसिक्स है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, है ना। इस प्रकार से आपका एथिक्स है। अब आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए आप लोग मैं एग्जांपल देके चलता हूँ कि आप लोग 2023, पता नहीं आप में से कितने लोग क्वालिफाई कर पाएंगे तब तक 2023 के लिए ग्रेजुएशन, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन होना इम्पॉर्टेंट है। तो मान लीजिए 2025 में आपको देना है ना। 2025 में यदि आपको एग्ज़ाम देना और आप अच्छे से आप तैयारी शुरू करते हैं 2024 में, ठीक है। तो ये सोच करके देखिए कि इस चीज़ को कवर करने में आपको कितना टाइम, ये मैंने बहुत अभी बस ऐसे ही लिख दिया, ऐसे आपको मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप अपने प्लान्स बताएं, मतलब स्ट्रेटजी होती है। तो आप जैसे एक होगा आपका लॉन्ग टर्म, एक होगा आपका शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना है कि आपको जो आपका 1 साल का सिलेबस है ना, 1 साल का जो आपका समय है उसको आपको विभाजित करना है कि आप कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें लिखेंगे कि मैं 50 दिन इकोनॉमिक्स को करने में लगाऊंगा अच्छे से, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स तो आप कभी नहीं, मैं खाली कह रहा हूँ जो आप बेसिक है, खाली जो आप किताबें हैं 30 दिन में या 40 दिन में मेरी हिस्ट्री होगी, ठीक है। इसी प्रकार 50 दिन में मेरा ये होगा, इसी प्रकार मान लीजिए 20 दिन में मैं इसको करूँगा, 30 दिन में मैं इसको करूँगा, 30 दिन में इसको, ऐसे करके आप अपना एक प्लान तैयार कीजिए खुद का। हर आदमी का, हर इंसान का अपना एक प्लान होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप हिस्ट्री के से पढ़े हो, हिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, आपको इकोनॉमिक्स में टाइम ज़्यादा लगे। जैसे कि 40 दिन में सब बता रहे हैं कि अगर हिस्ट्री में रख लिया, हाँ, तो सर अगर नेक्स्ट 30 डेज अगर हम दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से सब तो दूर हो जाने चाहिए। हाँ, तो मैं यही आपको अभी मैं वही बता रहा हूँ कि आपको जो डिज़ाइन करना है वो ऐसे डिज़ाइन करना है कि मतलब देखिए आप कभी भी एक सब्जेक्ट पढ़ते तो बोर हो जाते हैं। मतलब मेरा खुद का पर्सनली मानना था, तो मैं क्या करता था कि एक साथ 2 सब्जेक्ट पढ़ता था। जैसे मान लीजिए 10 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 घंटे हिस्ट्री पढ़ गया, 5 घंटे इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या अच्छा, मैंने 1 साल का प्लान नहीं बनाया था, मैंने बनाया था 5 महीने का,
क्योंकि 5 महीने पहले मैं मस्ती करता रह गया था, फिर मुझे समझ में आया कि एग्ज़ाम निकालना है तो फिर प्लान बनाना पड़ेगा, तो फिर मैंने 5 महीने का मैं बनाया था। नहीं शॉर्ट टर्म नहीं था, वो था तो वो भी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में बताता हूँ मेरा शॉर्ट टर्म से क्या मतलब था, वो लॉन्ग टर्म था। तो लेकिन ये जो मैं आपको 1 साल का बता रहा था, अगर आपके पास समय है तो हमेशा ज़्यादा, क्योंकि आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं 5 महीने का बना पाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास उतना समय नहीं है, तो मुझे स्ट्रेटजी 5 महीने में अपना बेस्ट देना होगा। तो मैंने 5 महीने का बना करके उसमें निकाल दिया था एग्ज़ाम। ठीक है, मेंस भी और प्रीलिम्स भी और इंटरव्यू में भी मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से जितना आपका समय हो, उसे तो हो सकता है आपके पास 2 साल हो तो आप 2 साल के हिसाब से बनाइए, है ना, वो आपके ऊपर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सबकी अपनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो जब ये आपने डिसाइड किया तो जो इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मान लीजिए मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मान लीजिए 30 दिन इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पढ़ते रहा, उसके बाद मैंने पॉल साइंस पढ़ी, तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में तो भूल जाऊंगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जब आप पॉल साइंस पढ़ रहे होंगे तो इसी में आप 1 वीक फॉर एग्जांपल ऐसा बना लीजिए इसी दौरान में, जिसमें आप इसको रिवाइज करते हैं। समझे आप मेरी बात? जब आपने इन दोनों को पढ़ लिया, उसके बाद जब आपने पॉल साइंस पढ़ी, तो पॉल साइंस पढ़ने के पहले या उसी दौरान, जैसे आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा रहे थे, तो आप ये कर सकते हो कि आधे हाफ में आप पॉल साइंस पढ़ेंगे, आधे हाफ में रिवाइज करेंगे आप इन चीज़ों को। तो इससे क्या होगा कि आपका ये, आप इसको भूलेंगे भी नहीं और दूसरा सब्जेक्ट भी कवर कर लेंगे। जब आप ये करेंगे तो आप जब नेक्स्ट जाएंगे तो आप फिर ये पढ़िए और पॉल साइंस को कुछ रिवाइज करते रहिए। फिर आप जो जाएंगे तो आप ये वाला पढ़ेंगे तो आप बायोटेक को थोड़ा रिवाइज करते रहिए। तो ऐसे ना सब्जेक्ट को समायोजित करते हुए, मतलब एक उनका कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, तब आप उसको करेंगे तो आपका कवरेज अच्छा होगा। मेरा पर्सनली मानना ये है, क्योंकि यदि आप वो अप्रोच रखेंगे कि इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पढ़ के पॉल साइंस पढ़ता हूँ फिर मैं ये पढ़ता हूँ, तो आप पता चलेगा आप 6 महीने बाद यहाँ पहुँचे, पता चला इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का कुछ याद ही नहीं है मुझे, है ना। तो इसमें रिविज़न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। जब आप चाहे तब तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले। और शॉर्ट टर्म से मेरा क्या मतलब था, एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म भी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए कि डेली टारगेट्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, डेली टारगेट। जैसे डेली टारगेट से मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आज सोचा कि मैं आज हिस्ट्री में जो वैदिक काल है उसके बारे में पढ़ूंगा, है ना। मैंने डिसीजन लिया, लेकिन पता चला कि 3 घंटे तो मैं अपने किसी दोस्त को ही स्टॉक करते रहा सोशल मीडिया पे, है ना। फिर मुझे समझ में आया कि यार अब तो मतलब समय ही बहुत कम बचा है, 5 ही घंटे बचे हैं, 5 घंटे में तो ये हो नहीं पाएगा। मैं इसको मुश्किल से, मतलब 5 घंटे बचे हैं, 5 घंटे में मैं मुश्किल से इसका 50% कवर कर पाया। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने डेली टारगेट सेट किया है कि मैं आज वैदिक एज वाला चैप्टर ख़त्म करूँगा, तो आप जितना भी आपने टारगेट सेट किया, मैं नहीं कह रहा आप कहेंगे कि पूरा ख़त्म कर दूंगा, हो सकता है आप टारगेट रखें कि मैं आज 80% करूँगा या 70%, है ना। तो जब आप जितना भी टारगेट रखें उस टारगेट को, डेली टारगेट को अचीव करें। जब आप इसको अचीव करेंगे तभी आप इसको अचीव कर पाएंगे। समझ रहे हो आप? जो आपने वो सुना है ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर इस वाले में फेल होते रहेंगे तो आप इस 50 डेज वाले टारगेट को भी कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपको ये वाला आपका जब लॉन्ग टर्म अचीव करना है तो आपका जो डेली टारगेट है वो अचीव होते रहना चाहिए। तो इसलिए ये बात याद रखो कि आपको अपने डेली टारगेट्स को कभी फेल नहीं होना है, और इनकेस हो भी जाते तो उसमें चिंता नहीं है, नेक्स्ट डे आप थोड़ा सा ज़्यादा पुटअप कर लें। ईजी नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ कि सस्टेन करना नहीं होता। ये जैसे हम जब दौड़ते हैं ना, उसमें होता है कि एक तो स्प्रिंट होता है 100 मीटर का, आप दौड़ लिए और जीत गए। एक होता है मैराथन, मैराथन में आपको 10-12 किलोमीटर भागना होता है ना। तो जो ये एग्ज़ाम इस तरीके के होते हैं, मैराथन होते हैं, आप दौड़ते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि एंड कहाँ है ना। तो इसीलिए आप अपना प्लान इस तरीके से बना। आप सबको समझ में आ गया ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली क्या कहना चाह रहा था मैं इससे। तो सबको अपनी अपनी स्वयं की स्ट्रैटेजी उसमें रखिए, है ना। किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कह रहा आप ऐसा बनाइए, आप अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं।
अच्छा वो लोग क्या मतलब आप लोगों ने वो देखा होगा यूट्यूब पे कुछ कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यूज़, है ना, दृष्टि आईएएस के देखे होंगे। तो अच्छा, उससे पहले मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये तो आपको तैयारी का संबंधित आपको बताया मैंने, ठीक है। मेंस जो एग्जामिनेशन होता है, जब आप प्रीलिम्स से पास करते हैं तो जो मेन एग्जामिनेशन होता है, इसका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको बताना चाह रहा था मैं। किसी को पता है इसमें क्या होता है? मेन एग्जामिनेशन में कितने पेपर होते हैं? 9 पेपर होते हैं। हाँ, 4 आपके जीएस पेपर होते हैं, ठीक है। आपके 2 ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल 1 होता है लेकिन पेपर इसके 2 होते हैं। सब्जेक्ट एक ही होगा लेकिन पेपर आपके 2 होंगे। 2 आपके लैंग्वेजेस के होते हैं। एक आपका एसे होता है, ठीक है। हो गए ना, 6 2 8 1 9, ये एक ही होता है। एसे का पेपर आपका एक होगा, ठीक है। तो जब आप यूपीएससी मेंस देते हैं तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहला पेपर होगा वो एसे का होता है, और उस दिन खाली एक पेपर होता है, ठीक है। उससे नेक्स्ट डे से जीएस स्टार्ट होते हैं। जीएस में क्या है, आपको एक दिन में 2 पेपर देने होते हैं रिटन, तो आपको 6 घंटे बैठ के लिखना ही होता है, ठीक है। और जो ये है ना, ये उंगली है जिस पे आपका, जब आप पेन पकड़ते हैं ऐसे, मैं तो ऐसे पकड़ता था सबके लिए, तो ये आपकी जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो इसमें सूजन आ जाती है, दर्द करना शुरू कर देती है, इतना इसमें लिखना होता है। तो आपके 2 दिन 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे के, ठीक है, 3 आवर्स ईच। इसमें भी सेम होता है। यही 4 पेपर है, जीएस 1 2 3 4। चौथा पेपर एथिक्स का होता है, सबको पता होगा। फर्स्ट पेपर में आपका हिस्ट्री होती है, आर्ट एंड कल्चर होता है, सोशियोलॉजी होती है, ठीक है। सेकंड पेपर में आपका पॉलिटी होती है, आपका फॉरेन अफेयर्स होता है, आपका डेवलपमेंट संबंधित होता है, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह। थर्ड पेपर में आपका इकोनॉमिक्स होती है, डिज़ास्टर होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, स्पेस होता है, ये सारी चीज़ होती है, बायोटेक्नोलॉजी होती है। फोर्थ पेपर में आपका एथिक्स होता है। एथिक्स में एक थ्योरी वाला पार्ट होता है, कुछ केस स्टडीज़ होती हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा था। दूसरा आपका ऑप्शनल होता है, मतलब इसके बाद आप जब ये कर लेते हैं उसके बाद आपका लैंग्वेज होता है। तो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश होगा, ठीक है। लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग होता है। आपके जब पेपर चेक होंगे तो सबसे पहले आपका लैंग्वेज का पेपर चेक होगा। जो लोग अगर लैंग्वेज में फेल कर दिए तो उन सबका पेपर ही चेक नहीं होते बाकी, ठीक है, क्योंकि इसका क्वालिफाइंग नेचर है। तो जो लोग लैंग्वेज का पेपर पास नहीं कर पाए तो उनका बाकी का होगा ही नहीं कुछ। ये बहुत टफ नहीं आते आप, बहुत मतलब, लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम से वो हिंदी का तो करेंगे लेकिन इंग्लिश के बारे में थोड़ा पढ़ते रहें। इसलिए आप लोगों से मेरी यही सजेशन भी है कि आप लोग ना अंग्रेजी को पढ़ते रहें, चाहे अंग्रेजी न्यूज़पेपर से पढ़ना स्टार्ट करें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इंग्लिश को लिखा जाता है ये सब। क्योंकि जिस जगह हम हैं यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि बच्चे मतलब अच्छी उनको अंग्रेजी में शिक्षा मिल पाई हो, या बहुत मुश्किल होती है ना। तो ये हो गया। फिर आपके उसके एंड में, सबसे एंड में आपके 2 ऑप्शनल का पेपर होता है। जैसे मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, क्योंकि मेरी पढ़ाई, मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई की थी, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखा था। मुझे बहुत उसमें मतलब कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये आपका ऑप्शन, आपके 9 पेपर हो गए, है ना। मैं एक सब्जेक्ट जैसे आपने हिस्ट्री का ऑप्शनल बनाया, हाँ, तो सर सेकंड 2 पेपर 2 पेपर एक ही। ऐसे में मतलब कुछ चेंजेस होगा कि आप पहले वाले में नहीं, उसमें डिवाइड होता है। जैसे हिस्ट्री में पहला पेपर जो होता है वो एंशिएंट इंडिया का होता है, एंशिएंट इंडिया प्लस मिडिवल इंडिया, ठीक है, मिडिवल इंडिया। दूसरा पेपर होता है मॉडर्न इंडिया
मॉडर्न इंडिया प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे होता है, ये डिवीजन है इसमें। तो मैंने इसीलिए आपको कहा ना कि आप मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस को समझना। हर चीज़ के डिफाइंड सिलेबस हैं। जैसे हिस्ट्री का मैंने आपको बताया ना, उसी सिलेबस में लिखा हुआ है कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होंगे जिन पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेकंड पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो वो उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो इसलिए, और हर सब्जेक्ट का लिखा है। जीएस में भी आपको लिखा होता है कि कौन से पेपर 1 जीएस में क्या क्या आएगा, सेकंड पेपर जीएस में क्या क्या आएगा, थर्ड पेपर जीएस में क्या क्या आएगा, है ना। उसमें आपका जीएस का भी लिखा होता है। तो सभी सब्जेक्ट्स को सिलेबस में डिफाइन किया गया है। तो जब तक आप लोग सिलेबस नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि हमें तैयारी करनी किस चीज़ की है। उससे क्या होता है, जब आपने सिलेबस पढ़ लिया, एक तो आपको पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। दूसरा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में मैं कोई एक मुद्दा उठाता हूँ, जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया, ठीक है। जैसे आप जब मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, कि हम सबको एक अपना निजता का अधिकार है, हम सबका जो निजी जीवन है। जैसे मान लीजिए कि मैं किस तरीके से रहता हूँ अपने घर में, किस तरीके के कपड़े पहनता हूँ, सब चीज़ का मुझे एक अधिकार है निजता का। मैं क्या सोशल मीडिया पे यूज़ करता हूँ, तो गवर्नमेंट को ये अधिकार नहीं है कि उसमें जाकर के चेक करें, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफ़ाइन किया था। तो जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये पेपर 2 का मतलब जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, तो मुझे पढ़ना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आप पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, मान लीजिए कुछ हो रहा है, जैसे यूक्रेन वाला मैंने एग्जांपल दिया, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर 4 का 2 का दोनों का टॉपिक हो सकता है। वो पेपर 2 में फॉरेन अफेयर्स में आ सकता है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। दूसरा वो इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप सिलेबस पढ़ के तैयारी करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक की रेलेवेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, या कहाँ ये टॉपिक पूछा जा सकता है। कोई भी टॉपिक हो, सभी टॉपिक की आपको इसी प्रकार से तैयारी करनी है कि आप उसको इसमें आइडेंटिफाई कर पाएँ, है ना। मान लीजिए यूके से या कहीं के म्यूज़ियम में, जो अंग्रेज़ों के समय का कोई म्यूज़ियम हो, वहाँ से कोई मूर्ति वापस आ रही है। भारत में बहुत से ऐसे होते हैं जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर देते हैं कि आपका ये मतलब अंग्रेज़ों उठा करके ले गए थे, वापस दे रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए वो चोला टाइम्स की कोई मूर्ति है, तो जब मैंने उसको पढ़ा कि चोला टाइम की कोई मूर्ति है, वो ब्रॉन्ज एज मतलब ब्रॉन्ज में जो तांबे में उस समय होती थी, मतलब जो मूर्ति कला थी, तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा हो सकता है ये मेरे एंशिएंट इंडिया में पूछा जाए, चोला एज से अब क्वेश्चन हो सकता है जीएस पेपर 1 में भी पूछा जाए, वहाँ भी तो हिस्ट्री है। समझ रहे हो आप कि कैसे आपको देखना होता है कि कहाँ उसका इम्पोर्टेंस है। हर टॉपिक का आपको ऐसे ही देखना है। हो सकता है यही चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में भी पूछ ली जाए कि बताइए हाल ही में भारत और ब्रिटिश के रिश्तों में क्या सुधार आया है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आप उदाहरण में इसको लिख सकते हैं कि हमारे टाइम की जो मतलब पुरानी जो पुरातत्व जो मूर्तियाँ थी या इस प्रकार के कुछ और चीज़ें थी, वो ब्रिटिश सरकार ने अभी वापस लौटाए हैं, जिससे संबंधों में मतलब सुधार आए हैं, है ना। तो ये कहाँ कहाँ कवरेज इस टॉपिक का हो सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को समझें, है ना। सर आपको मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़े और करंट अफेयर्स से आपने को क्या प्रॉफिट हुआ, मतलब कि आपने जो एग्ज़ाम्स किए इससे आपने कितने कनेक्टिविटी की, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आपका यूपीएससी के, मेरा मानना है लगभग 60 से 70% कवरेज आपका यही होता है, इसी से होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार के आएंगे। आप जितना मर्जी किताबें पढ़ लें उससे आपका मतलब क्वेश्चंस नहीं निकल पाते हैं। जब आप अपना दिमाग ऐसे लगाते हैं ना इन चीज़ों में, तब आप कनेक्ट कर पाते हैं। और सर दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, सब में करंट अफेयर्स का अप्लाई करने के आपको पढ़ना पड़े। लेकिन एग्ज़ाम जैसे मई में है, तो हमको कब तक का करंट अफेयर्स, मार्च तक का देखें या जून तक का, सॉरी अप्रैल तक का देखें?
यार देखो लिमिट होगा ना सर, क्या है समय लिमिट हो, क्या है यहाँ से यहाँ तक। हाँ, जैसे देखिए यूपीएससी में तो ये होता है कि अमूमन मतलब जो नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है, वैसे तो पूछ रहे तो 20 साल पुराना पूछ रहे हैं, क्या पता आपको, है ना। पूछने पे कोई लिमिट थोड़ी ना, उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि मैं तो हम 1 साल का पूछेंगे, आप 1 साल का पढ़ के आ जाना। सर जो करंट में सर जो पूछेंगे, हाँ करंट में सर जैसे मान लें कि पेपर अभी बन गया है, जी। पेपर मई में बना है, हाँ तो सर मई का मतलब जो रिसेंट में हुआ उसको नहीं पूछेंगे, अगर ऑनलाइन नहीं है तो सर ये सब। हाँ, देखिए बात ये होती है कि सर हम जैसे कब तक का ये देखें, मार्च तक कर देंगे, मार्च तक। देखो यार, मुझे बाकी एग्ज़ाम का तो नहीं पता, क्योंकि मैंने बाकी एग्ज़ाम दिया ही नहीं कोई कि यूपी पीसीएस में क्या पूछते हैं, एसएससी में क्या पूछते हैं। यूपीएससी का मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम मैं कह रहा हूँ 1 साल का आपको तैयार करके जाना होता है, पूरे 1 साल का, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कम से कम, कि क्या होता है ना यार, आम जीवन में जो चीज़ें चलती है ना आपकी करंट अफेयर्स में, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हुई, जैसे मैंने आपको किस चीज़ का, मैंने आपको यूक्रेन क्राइसिस का एग्जांपल दिया था। ऐसा नहीं है यूक्रेन क्राइसिस एक महीने पहले शुरू हुआ था तो उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, या यूक्रेन क्राइसिस से पहले कुछ नहीं था। यूक्रेन क्राइसिस से पहले भी तो रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन बढ़ती जा रही थी। 2014 में रशिया ने क्रीमिया, एक रीजन है यूक्रेन का, जिसको कब्जा लिया था। तो जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक का, मैंने क्या कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज का मतलब क्या होता है, कि आप उस टॉपिक के बारे में सब जानकारी रखते हैं, है ना। तो जब आप करंट अफेयर्स का कुछ भी पढ़ते हैं, अच्छा करंट अफेयर्स में आजकल एक और चीज़ें आने शुरू हुई है, जैसे मेरे टाइम पे भी थी कि कुछ ना जो कोचिंग संस्थाएं जैसे विजन IAS है या इस प्रकार की, वो अपनी बुकलेट भी निकालती है करंट अफेयर्स की। तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे, एक बार आप उनकी बुकलेट से भी जाएंगे तो आपको, जैसे जो मैंने चीज़ें बताई ना, उसमें वो क्या करते हैं कि जैसे ये यूक्रेनियन वाला था, यूक्रेनियन क्राइसिस का जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया, उसी में वो क्या करते हैं कि यूक्रेनियन क्राइसिस क्या है, पास्ट में क्या क्या इसमें घटनाएं हुई हैं, क्या क्या इसका बैकग्राउंड रहा है, वो भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे आपको मतलब थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो जिन लोगों के पास, मतलब कुछ लोग तो ये करते हैं कि इस, जैसे मैं भी ये करता था कि न्यूज़पेपर तो मैं मतलब पढ़ता ही था, लेकिन जब एंड में मैं इन चीज़ों को भी पढ़ लेता था, ताकि हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो, या हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हुआ हो कि न्यूज़पेपर मैंने कम समय दे के पढ़ा और कोई चीज़ निकल जाए, तो इससे वो चीज़ आपकी कवर हो जाती थी, है ना। ये आपका हो गया मतलब मेंस तक का, आपको मतलब मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दिया। अब आखिरी स्टेज जो होती है एग्ज़ाम की, वो होती है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको आप इंटरव्यू भी कहते हैं, लेकिन यूपीएससी की भाषा में ये पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी टेस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि क्या एक अधिकारी बनने के लिए जो जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए आप में वो सब है, ये वो चेक करते हैं, ठीक है। तो आप पर्सनैलिटी टेस्ट में होता गया, जैसे मैं दो मैंने अटैम्प्ट दिए टोटल, दोनों बार मैं पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर हुआ, एक में सिलेक्शन हुआ, एक दफ़ा नहीं हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो जब सेकंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हुआ और फर्स्ट में भी, तो जब मैंने मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट जब मैं देने गया, तो जाहिर सी बात है यूपीएससी का ऑफिस है धौलपुर हाउस में, धौलपुर हाउस, जो यूपीएससी का ऑफिस है उसको धौलपुर हाउस बोलते हैं, शाहजहाँ रोड पे है नई दिल्ली में। तो हम लोग गए वहाँ पे, मैं गया, मतलब मेरी 22 साल उम्र थी, तो जा कर के देखा तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में अंदर घुसे हम, इतनी पुरानी बिल्डिंग है, जो राजा महाराजाओं का एक पहले महल हुआ करता था, वो आज जो यूपीएससी का जो धौलपुर का राजघराना है उसका। तो देखा तो मतलब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट फील होने मतलब लग जाता है कि अरे पता नहीं होगा नहीं होगा ये सब चीज़ें। लेकिन जब मैं जाके देखा, मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में दूसरा बंदा था, मतलब आपके यूपीएससी में बोर्ड्स होते हैं, यूपीएससी मेंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं यूपीएससी के चेयरमैन, फिर यूपीएससी के 9 मेंबर्स होते हैं। तो जो यूपीएससी का बोर्ड जो होता है ना, बोर्ड में क्या होता है
कि जो बोर्ड का चेयरमैन, मतलब 5 सदस्यीय बोर्ड होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, 5 मेंबर बोर्ड। इस बोर्ड में एक बोर्ड को हेड करने वाला होगा, हेड ऑफ द बोर्ड, और 4 मेंबर्स होंगे। तो जो हेड ऑफ द बोर्ड होगा वो हमेशा इनमें से होगा, या तो यूपीएससी के चेयरमैन साहब होंगे या कोई मेंबर होंगे हमेशा। और बाकी जो 4 लोग होते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, जो अर्थशास्त्री जिनको बोलते हैं हम, है ना, अर्थशास्त्री हो सकते हैं। हो सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक हो, ठीक है, हो सकता है ये कोई बहुत बड़े डॉक्टर हो सकता है ये कोई राजदूत हो विदेश सेवा से, कोई भी हो सकता है। मतलब ये यूपीएससी चूज़ करता है, उनको किसी को उनके बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं गया था तो मेरा जो इंटरव्यू पहला बोर्ड लिया, तो वो जो चेयरमैन साहब थे मेरे बोर्ड के, वो इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड वो थे, एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल AK भोसले उनका नाम था, अजीत कुमार भोसले। यूपीएससी के मेंबर थे वो, और मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे, और बाकी 4 लोग थे। जब दूसरे बोर्ड में गया तो एक थे TN अनंत, वो उस समय सेक्रेटरी थे, जो सांख्यिकी जो मंत्रालय है उसके सेक्रेटरी थे, हाँ, स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन उसके सेक्रेटरी थे, ठीक है। वो साहब थे भाई, दोनों ने मेरा इंटरव्यू अलग अलग तरीके से लिया था। अजीत कुमार साहब ने तो मतलब काफ़ी आराम से मुझे कहा कि आराम से बैठ जाइए, ये आपका पानी का ग्लास है, अगर आपकी इच्छा हो तो कभी पी लीजिएगा, और इस तरीके से, ठीक है। मुझे उनका इंटरव्यू देके बहुत मज़ा आया। दूसरे वाले जब बोर्ड में मैं गया तो चेयरमैन साहब तो अच्छे थे, लेकिन एक बोर्ड मेंबर ऐसे थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे डराएं। वो आप गलत जवाब दे रहे हैं, इसको ऐसे देना चाहिए, मेरा मानना तो ये है, आप इससे एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। वो आपको तरह तरह की ट्रिक्स आपके खिलाफ यूज़ करते हैं। सर आपने उनके साथ कैसे कहा कि मेरा मानना ये है, तो सर आपका क्या विचार है? नहीं, तो जब आप वो देखिए, ये तरीका उनका क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है ना। ये आपका नॉलेज तो आपकी चेक हो गई, मेंस एग्ज़ाम जब आपने पास किया है तो सीधी बात है, आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज वही होगी, तभी आप पास कर सकते हैं। वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं कि कल को जब ये DM बनेगा किसी जगह का, तो जब इसके सामने आकर के नेता कहेगा, या मान लीजिए कोई भी कहें, ठीक है, कोई भी कहें, कोई आकर के आपके सामने कहता है XYZ, ठीक है। देखिए, जब आप कुर्सी पे होते हैं, मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ 1 साल का, जब आप एक अधिकारी के तौर पे बैठते हो तो आपका हर व्यक्ति से संवाद होता है। आपका माननीय जनप्रतिनिधि गणों से भी होगा, जो आपके विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, ठीक है। आपका एक आम आदमी से भी होगा, आपका कोई शिकायत, कुछ लोग ऐसे होंगे, आपका जब आप कोर्ट, मतलब DM जो होते हैं वो कोर्ट भी करते हैं, मतलब उनका कोर्ट भी बैठता है एक। कभी आप लोगों को कलेक्ट्रेट जाने का मौका मिले तो घूम के आओ, है ना, गए भी होंगे आप ज़्यादातर लोग तो, है ना। तो देखो कि किस तरीके से कोर्ट बना होता है, DM साहब का चैम्बर अलग होता है, DM साहब का मीटिंग रूम अलग होता है, सारा एक सिस्टम होता है, पूरा सेटअप। तो हर तरीके के आदमी से आपको डील करना होता है। जो गरीब आदमी है, आपको उसकी समस्याएं सुननी है ना, तो आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए सुनने का। हो सकता है कि कोई आकर के आपके बदतमीजी से आपसे बात करना शुरू कर दें, कहे ये हमारा काम हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ, तो भी आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, है ना। माननीय जनप्रतिनिधिगण किसी डिमांड को लेकर के आए, आपको उसको एग्री करना है, नहीं करना है। माननीय आपके इलाके के विधायक, सांसद जी कहें कि ये वाला रोड बन जाना हमारे यहाँ बन जाएगा तो अच्छी सुविधा होगी, तो आप देखेंगे उस चीज़ को कि हमारे पास क्या बजट है इस रोड को बनाने का, या शासन से इस रोड की स्वीकृति हुई है, तब आप उस चीज़ को मतलब एग्री करेंगे। मतलब हर तरीके के काम आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक काम से नहीं बंधे हुए, आपके अलग अलग तरीके के काम आते हैं जब आप उसमें बैठते हैं उस कुर्सी पे। तो वो आपकी इसीलिए पर्सनैलिटी चेक करते हैं, है ना, कि जब कल को ये फील्ड में बैठेगा तो मान लीजिए मैंने कोई बात कही और सामने वाला कहे नहीं मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, तो तब आप कैसे रिएक्ट करोगे? तो तब आप बताते हो
कि आपको अपना मत, कि ठीक है आपका ये मत है, लेकिन रिस्पेक्टफुली बहुत आदर के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरा मत इस बात पे ये है, ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जब आप मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब आप ये कहेंगे कि ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, जो मेरे एक बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप जो जवाब दे रहे हैं मुझे गलत लग रहा है, इसका जवाब तो ये होना चाहिए। तो मैंने कहा कि सर यू मे बी राइट, क्योंकि मेरा इंग्लिश में इंटरव्यू था, तो मैंने कहा कि सर यू मे बी राइट बट वेरी रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू डिसएग्री विथ यू। मैं आपके साथ बहुत आदरपूर्वक मैं आपके साथ असहमत हूँ, मेरा मत सर ये है, दिस इज़ माई ओपिनियन। और फिर मैंने जो मेरा मत था उनको बता दिया। वो लोग ये चेक करते, तो बुरा नहीं मानते अरे ये तो हमसे डिसएग्री कर गया, ऐसा नहीं होता। वो आप लोग की पर्सनैलिटी चेक करते हैं, वो आप लोगों को चेक करते हैं कि आप लोग एक अधिकारी के तौर पे कैसे रहेंगे, है ना। और जब हम फील्ड में आते हैं, जब मैंने मेरा आपका 1 साल का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो बहुत अजीब अजीब तरह की डिमांड लोग आपके पास लेकर के आते हैं, लेकिन हर डिमांड सही नहीं होती है ना, या हर चीज़ गलत नहीं होती। तो आपको एक बैलेंसिंग आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, तो वो चीज़ वो पर्सनैलिटी टेस्ट में आपका चेक करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत मुख्य तौर पे क्या आपकी वो चीज़ें चेक करेंगे, मैं आपको अगर बताऊं तो आपका कॉन्फिडेंस, है ना, आपका आत्मविश्वास कैसा है, ठीक है, आपकी मान लीजिए फ्लुएंसी। अच्छा, इंटरव्यू आप हिंदी अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी होता है, जो साउथ इंडियन हमारे कुछ मित्र आते हैं जो बाकी जैसे मान लीजिए तमिलनाडु से आए, यदि वो अपनी भाषा में दिया जाता है तो यूपीएससी उनके लिए भी एक ट्रांसलेटर प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आप यूपीएससी बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा अंग्रेजी में, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, मुझे खाली तमिल आती है, तो मेरा ट्रांसलेटर उसको तमिल में करके मुझे बताएगा, फिर मैं तमिल में जवाब दूंगा, वो उनको अंग्रेजी में करके बताएगा, ठीक है। तो यहाँ तक यूपीएससी आपको सपोर्ट करता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है। सर ऐसे में तो एग्जाम देने इंग्लिश का कंपल्सरी है सर, लैंग्वेज पेपर। हाँ देखिए यार, ये क्या मतलब कंपल्सरी क्यों है वो, आप जब अधिकारी के तौर पे बैठेंगे तो आपसे एक आशा की जाती है कि आपको बेसिक्स पता होंगे, उसको क्वालिफाइंग किया गया है, वो कंपल्सरी है लेकिन क्वालिफाइंग है। आपको जैसे मान लीजिए उसमें ये होता है कि 100 नंबर का वैसे 250 नंबर का होता है, तो इसका 25% आपको स्कोर करना है। अगर आपने उससे ज़्यादा कर दिया तो आपका मतलब आप क्वालिफाई कर गए, फिर उसके एग्जाम्स के उसके नंबर जुड़ते नहीं हैं स्कोर में, है ना। तो यार देखिए, बेसिक तो हमें आना चाहिए। मान लीजिए हम एक पढ़े लिखे नौजवान है इस देश के, तो जब कल को मान लीजिए आपको असाइनमेंट दे दिया कि आपको यूएन में जाकर के भारत का पक्ष रखना है, तो आप भारत का पक्ष यूएन में रखेंगे तो आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, है ना। तो ये इसमें ये होता है मेनली आपका कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, आपकी अवेयरनेस किसी टॉपिक के प्रति, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। आप जब स्टेज के बारे में मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब आगे पढ़ाई करेंगे तो आप ये चीज़ें समझ जाएंगे कि ये इस चीज़ों की, इन सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस क्या है।